हेलो एवरीवन, नमस्ते। आई एम भवेद्य पाटीदार एंड आई वेलकम यू ऑल कक्षा 13। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है, कक्षा 13 की एप्लीकेशन पर हम लोग एक लाइव कोर्स चला रहे हैं जिसका नाम है मध्य प्रदेश जीके एंड आईसीटी। इसमें आपको मध्य प्रदेश का संपूर्ण ज्ञान, मतलब जो आपका जनरल नॉलेज है वो, और आईसीटी जो आपकी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है, इसका कंप्लीट सिलेबस पढ़ाया जाएगा। इसी के साथ में इस कोर्स में आपके लिए क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं उनकी हम यहाँ पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। और आज हम पढ़ने वाले हैं कुछ ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में क्वेश्चंस, मतलब हम लेकर आए हैं अपना प्रैक्टिस सेशन। ठीक है, तो हम देख लेते हैं हमारे इस कोर्स में क्या क्या चीजें इंक्लूडेड है, उसके बाद अपने इस सेशन पर कंटिन्यू करेंगे। देखिए, तो ये जो आपका कंप्लीट एमपीजीके प्लस आईसीटी का जो कोर्स है, इसमें आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस सेशंस मिलेंगे, जैसे कि मैं अभी आपको डेमो देने वाला हूं। उसके बाद है आपके पास एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट, मतलब जो आपकी एग्जाम में जो कंप्लीटली टू द पॉइंट आपके पेपर में जैसे क्वेश्चंस आते हैं उसी तरीके से हमने पूरा कंटेंट तैयार किया है। उसके बाद है आपके पास हैंड रिटन नोट्स, मतलब आपको हैंड रिटन नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे। डेली लाइव क्लासेस मिलेंगी आपको, और उस क्लास की आपको पीडीएफ भी उसी समय फॉरवर्ड कर दी जाएगी। आपके एक पीडीएफ जो है व्हाट्सएप ग्रुप में भी आएगी, और आपको ये यहाँ पर एप्लीकेशन के अंदर भी मिल जाएगी। फिर आपके पास रहेगा व्हाट्सएप असिस्टेंस, मतलब अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, और मैं आपका वहां पर रिप्लाई कर दूंगा। क्लियर है ये बात? और अगर जरूरत होगी तो हम लोग कॉल पे बात कर लेंगे। तो देखिए, आज स्टार्ट करते हैं हमारा अपना पहला प्रैक्टिस सेशन जो मध्य प्रदेश जनरल नॉलेज का है। और इस प्रैक्टिस सेशन में स्पेशली हम लोग क्या करने वाले हैं, मैंने यहाँ पर जो क्वेश्चंस इंक्लूड किए हैं वो क्वेश्चन एक रैंडम तरीके से इंक्लूड किए हैं, टॉपिक वाइज नहीं है। मैं यहाँ पर आपको जो ये क्वेश्चन करवाऊंगा, ये क्वेश्चंस हो सकता है डिफरेंट टॉपिक्स, या मध्य प्रदेश के जो डिफरेंट आपका सिलेबस जो है उसमें डिफरेंट टॉपिक्स लिखे हैं उसके पॉइंट हो सकते हैं। मतलब ज्योग्राफी का भी हो सकता है, इकोनॉमी का भी हो सकता है, आर्ट एंड कल्चर का भी हो सकता है, हिस्ट्री का भी हो सकता है। ये केवल आपके लिए डेमो है। उसके बाद जो आपके प्रैक्टिस सेशंस जो आएंगे उसमें मैं आपको स्पेशली, मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि जैसे जैसे हमारे टॉपिक्स कंप्लीट होते जाएंगे उनके एमसीक्यूज में आपको करवाते जाऊंगा, और उसी के फॉर्म में आपको प्रैक्टिस सेशन मिलते रहेंगे। चलिए, तो आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है आपको। लिखा है, व्हाट इज द टोटल ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ मध्य प्रदेश। क्वेश्चन पूछा गया है आपसे कि मध्य प्रदेश का टोटल क्षेत्रफल कितना है। ज्योग्राफिकल एरिया पूछा गया है, मतलब आपसे भौगोलिक क्षेत्रफल पूछा गया है। क्लियर? तो यहां पर पहली चीज, आप क्वेश्चन का ऑप्शन देखकर आंसर कर सकते हैं। भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है मध्य प्रदेश का, तो हम देखेंगे कि मध्य प्रदेश का टोटल भौगोलिक क्षेत्रफल के लिए 308 लाख हेक्टेयर लिखा है, 328 लाख हेक्टेयर लिखा है, 358 लाख हेक्टेयर और 300 लाख हेक्टेयर। अगर इनमें सही पिक करना हो तो इसका करेक्ट आंसर है 308 लाख हेक्टेयर। और अगर इसको कुछ अलग तरीके से बात करें तो हम यहां पर बोलते हैं 308 स्क्वायर किलोमीटर। अगर ये आपको इन द टर्म ऑफ स्क्वायर किलोमीटर में दिया होगा, यूनिट्स अगर स्क्वायर किलोमीटर है तब आप आंसर कर सकते हैं 308,252। और अगर ये लाख हेक्टेयर के फॉर्म में है तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा 308 लाख हेक्टेयर। क्लियर है ये बात, है ना? तो पहले वाले का करेक्ट आंसर जो है वो आपका 308 लाख हेक्टेयर करेक्ट आंसर है। दूसरा, यहीं पर अगर आप देखें तो एक आपको बुक्स में ऑप्शन मिलेगा 308,245 स्क्वायर किलोमीटर। तो कहीं पर ये आपको ऑप्शन मिल सकता है, बट कंफ्यूज नहीं होइएगा, इन दोनों में से एक ही ऑप्शन आपको मिलेगा। ये 308,245 वाला जो डेटा है ये डिस्प्यूटेड था विद छत्तीसगढ़, है ना? छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के बीच में, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के बीच में एक डिस्प्यूट था। उस डिस्प्यूट की वजह से, है ना, डिस्प्यूट की वजह से अब ये जो पहले लिखा जाता था, कितना लिखा जाता था, 308,245 लिखा जाता था, करेक्ट, 245 लिखते थे। लेकिन अब कितना हो गया है, 252 हो गया, और ये करेक्ट आंसर है। ये डिस्प्यूट जो था ये किस किस के बीच में था, तो ये मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बीच में एक किरार वैली आती है, किरार घाटी जिसको कहते हैं, उस किरार वैली के एरिया से रिलेटेड था, जो आपकी सॉल्व हो गया है। तो आपका करेक्ट आंसर होगा 308,245 वाला, या फिर यहां से आप देख सकते हैं 308 लाख हेक्टेयर होगा, राइट? कुछ और बातें कर लेते हैं इसमें। इंपॉर्टेंट जो आपको समझना या याद रखना है वो क्या पॉइंट्स हैं, तो देखिए, अगर हम एरिया वाइज बात करें, अगर एरिया वाइज बात करते हैं हम लोग, तो मध्य प्रदेश जो है एरिया वाइज जो है वो सेकंड प्लेस पे आता है। सेकंड लार्जेस्ट स्टेट है ये, सेकंड लार्जेस्ट स्टेट। क्लियर है ये बात? अच्छा, एक चीज हो गई। और इसका एक और चीज पॉइंट यहां पर याद रख सकते हैं आप, जैसे अगर आपसे कोई पूछे कि आपने एरिया वाइज बताया है तो ये एरिया इंडिया का कितना एरिया है, तो हम बोलेंगे ये जो मध्य प्रदेश का एरिया है, एरिया जो है ये कितना है, एरिया जो है ये 9.38% ऑफ टोटल
एरिया ऑफ इंडिया, एरिया ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इंडिया के एरिया का टोटल कितना है, ये 9.38%। मध्य प्रदेश का अगर एरिया पूछा जाता है तो इंडिया का एरिया का आपको 9.38% मिलेगा। और अगर आपसे स्पेशली पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश का एरिया बताइए तो आप बताएंगे 308,252। अगर आपसे ये पूछा जाता है कि बताइए ये जो एरिया आपने बताया है इसमें डिस्प्यूटेड वाला एरिया, जैसे डिस्प्यूटेड वाले क्वेश्चन कभी नहीं आते बट फिर भी कौन से प्लेस पे ये आ सकता है, तो आप बता देना कि ये सेकंड प्लेस पे है। मध्य प्रदेश एरिया वाइज अगर देखें तो भारत का दूसरा बड़ा राज्य है आफ्टर राजस्थान। राजस्थान पहले नंबर पे आता है। तो यहाँ पर आपके पास कितने पॉइंट्स हो गए, पहला आपने टोटल एरिया बता दिया, फिर आपने बताया टोटल इंडिया का एरिया का कितना है, और तीसरा आपने बताया कि एरिया वाइज हमारा स्टेट कौन से नंबर पर आता है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा और देखते हैं। नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन क्या है, इसका आंसर करेक्ट अगर आप देखेंगे 308 लाख हेक्टेयर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, लिखा है विच वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑफ मध्य प्रदेश हैज द हाईएस्ट एरिया अंडर इट्स कवर। अब आपको पता है कि मध्य प्रदेश में एट प्रेजेंट 24 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं। ये जब आप ज्योग्राफी पढ़ते हैं उसमें एक पार्ट आता है बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी के अंदर आप देखते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज होती हैं। मध्य प्रदेश में एट प्रेजेंट अगर आपसे पूछा जाए, करंट में चेंज भी हुए हैं कुछ, वो आपको कंटेंट में बताया जाएगा। अभी एट प्रेजेंट अपने पास 24 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं। ये 24 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में अगर हमसे पूछा जाए कि किसका एरिया सबसे ज्यादा है, तो आप यहाँ पर ऑप्शंस देखिए। आपके पास ऑप्शन है नौरादेही, रातापानी, बगदरा और बोरी। इसमें नौरादेही जो है, नौरादेही का एरिया सबसे ज्यादा है। याद रखना है सबसे ज्यादा एरिया किसके पास है, तो नौरादेही के पास है। पहला पॉइंट। अब यहां से ये क्वेश्चन आ सकता है कि अगर आपने बताया है कि नौरादेही के पास सबसे ज्यादा है तो वो एरिया कितना है ना। अगला क्वेश्चन क्या होगा आपसे कि ये नौरादेही का एरिया कितना है, तो हम यहां से क्या बताएंगे, मध्य प्रदेश की नौरादेही जो कि आपको सागर डिस्ट्रिक्ट में मिलने वाली है। नौरादेही कहाँ मिलेगा, सागर में मिलेगी। और ये जो सागर में मिलेगी, ये इसका एरिया जो है वो है 1194 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, कहीं कहीं इसका डेटा थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, 1170 भी लिखा हुआ आएगा तो भी चलेगा, बट ठीक है, अभी बुक्स वगैरह में 1194 लिखा है, आप इसको मानेंगे। 1194 स्क्वायर किलोमीटर है। नौरादेही के बारे में आप एक फैक्ट और याद रखना कि आपकी नौरादेही जो है ये लार्जेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एरिया वाइज अगर बात करें तो नौरादेही सबसे बड़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम लोग। इसका करेक्ट आंसर ए है। नेक्स्ट, व्हाट इज द क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग फेमस पर्सनालिटी वाज नॉट बोर्न इन मध्य प्रदेश। ऐसी कौन सी पर्सनालिटी है जो आपको ऑप्शंस दिए इनमें से जो मध्य प्रदेश में जिनका जन्म नहीं हुआ है। तो अगर हम देखें तो हमारे पास है पहला ऑप्शन क्या है, चंद्रशेखर आजाद जी, दूसरा भीमराव रामजी अंबेडकर, अटल बिहारी वाजपेयी और विश्वनाथ प्रताप सिंह। चंद्रशेखर आजाद जो हैं ये आप जानते होंगे कि इनका जन्म जो हुआ है, इनका जन्म पहले इस गांव का नाम भाभरा था। क्या नाम था, भाभरा। ठीक है, आज की डेट में भाभरा बोला जाता था पहले इसको, आज की डेट में इसको क्या बोला जाता है, तो इसका नाम रख दिया गया है आजाद नगर। ठीक है, या चंद्रशेखर आजाद नगर। ठीक है, नया नाम चेंज हो गया बट उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, भाभरा याद रखेंगे आप। क्लियर? और अगर जिला पूछा जाएगा तो जिला है अलीराजपुर, अलीराजपुर डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, अलीराजपुर डिस्ट्रिक्ट में भाभरा है। दूसरा आपके पास है बी आर अम्बेडकर जी। बी आर अम्बेडकर जी के बारे में आप सभी लोग जानते हैं। इनका जन्म जो हुआ था वो महू में हुआ था। कहाँ हुआ था, महू में। और महू इंदौर याद रखेंगे आप इसके लिए कि महू का डिस्ट्रिक्ट इंदौर। ठीक है, चलिए अगली बात करते हैं। अगले व्यक्ति कौन है, अगले व्यक्ति हैं हमारे पास अटल बिहारी वाजपेयी जी। अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म कहाँ हुआ, आप लोग सभी लोग जानते हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म हुआ है ग्वालियर में। कहाँ पर हुआ, ग्वालियर में। तो ग्वालियर वाला क्षेत्र इनका जन्म स्थान है। इसका मतलब ये तीनों पर्सनालिटी जो आपने अभी देखी, इन तीनों का जो जन्म हुआ है वो मध्य प्रदेश में ही दिखाई दे रहा है। तो वीपी सिंह जी जो हैं, वीपी सिंह, इनका शॉर्ट फॉर्म है वीपी सिंह। ठीक है, वीपी सिंह जी जो हैं, इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो ये याद रखिएगा ये यूपी से बिलोंग करते थे। कहाँ से बिलोंग करते थे, यूपी से। और यूपी में भी कहाँ से, इलाहाबाद। इलाहाबाद को आज की डेट में आप क्या कहते हैं, तो प्रयागराज। ठीक है, प्रयागराज। ठीक, इसके आसपास का क्षेत्र है जहां इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। इसका मतलब ये जो आंसर होगा आपका वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। देखिए एक चीज मैं आपको यहां से और बता देता हूं कि हमारे पेपर में जब क्वेश्चन आता ना, तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को ना पॉजिटिवली पढ़ने की कोशिश करते हैं। ठीक, और हमारा क्वेश्चन हमसे पूछ रहा होता है नेगेटिव आंसर,
हमसे वो बोल रहा है, डिमांड कर रहा है नेगेटिव आंसर की, हम आंसर कर रहे हैं पॉजिटिव, तो वहाँ पे थोड़ी मिस्टेक होती है। यहाँ पर ध्यान आपको क्या देना था, यहाँ पर नॉट पूछा गया था। क्या पूछा गया था? नॉट। किनका जन्म मध्य प्रदेश में नहीं हुआ है, नॉट बॉर्न इन मध्य प्रदेश। ये इंपॉर्टेंट है, आप अपना पेपर देते समय इसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखेंगे। ठीक है, क्या होता है कि हम लोग क्या पढ़ते हैं, जैसे मान लीजिए हमने जल्दीबाजी में, एग्जाम में बहुत जल्दी होती है, हम लोग जल्दीबाजी में क्या करते हैं, हम पढ़ लेते हैं कि कौन का जन्म हुआ है, और जब जन्म हुआ है पढ़ते हैं तो कैसे पता चलता है, पहले नंबर पे चंद्रशेखर आजाद जी दिखते हैं, हम लोग वही आंसर कर देते हैं कि इन्हीं का जन्म हुआ है। तो ये गलत हो जाता है, हम लोग चारों ऑप्शन नहीं पढ़ पाते। यहाँ पे ध्यान ये देना है कि आपको चारों ऑप्शन प्रॉपरली पढ़ना है, और क्वेश्चन में क्या लिखा है ये बहुत इंपॉर्टेंट मैटर करता है। क्वेश्चन आपसे किस डायरेक्शन में पूछा गया, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था नॉट बॉर्न इन मध्य प्रदेश, तो इनमें से करेक्ट आंसर हो जाएगा विश्वनाथ प्रताप सिंह जी जो हैं मध्य प्रदेश में जन्मे हुए नहीं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश इज नोन एज पेरिस ऑफ निमाड़। ये देखिए, आपको यहां पर डायरेक्टली इसका आंसर याद रखना पड़ेगा, किस डिस्ट्रिक्ट को आप पेरिस ऑफ निमाड़ पेरिस ऑफ निमाड़ कहते हैं, तो वो है आपका बड़वानी डिस्ट्रिक्ट। इसका आप डायरेक्टली आंसर याद रखेंगे, इसका आंसर है बड़वानी डिस्ट्रिक्ट। बड़वानी डिस्ट्रिक्ट को बोला जाता है पेरिस ऑफ निमाड़। तो इस तरीके से कुछ क्वेश्चंस और आएंगे जब आप आगे चलेंगे, मैं उनको इंक्लूड करूंगा कि मध्य प्रदेश का कश्मीर किसे कहते हैं, है ना, मध्य प्रदेश का स्वर्ग किसे कहा जाता है, बिल्कुल आगे चलकर आपको बताए जाएंगे। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। भरूच स्तूप इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। भरूच, रीवा, सतना, विदिशा, रायसेन। ठीक, तो आप लोगों को सभी को पता होगा कि जो रायसेन है, रायसेन फेमस किसके लिए है, रायसेन फेमस है सांची के लिए। रायसेन फेमस किसके लिए है, सांची के लिए फेमस है। अपना जो भरहूत की बात की जा रही है ये सतना डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, सतना डिस्ट्रिक्ट में। भरहूत स्तूप, ठीक है, इसको बोलते हैं भरहूत स्तूप। क्लियर, सतना डिस्ट्रिक्ट में है। दूसरा यहां से एक पॉइंट और याद रख लेते हैं कि ये भरहूत स्तूप जो है इसको किसने बनाया था, हु बिल्ट दी भरहूत स्तूप। तो आप याद रखिएगा, आपके सबसे महानतम राजाओं में से एक रूलर, एक किंग, एक आपके शासक जो जिनका नाम था अशोक। ठीक है, तो भरहूत स्तूप किसने बनवाया था, तो आप यहां पे लिख रहे हैं बिल्ट बाय अशोक, बिल्ट बाय द ग्रेट अशोका। ठीक है ना, मौर्य साम्राज्य की आन बान शान, देश को एक करने वाले, पूरे देश का एक छत्र राज करने वाले अशोक ने भरहूत का स्तूप बनवाया था। प्रारंभिक रूप से इन्होंने बनवाया, फिर जब इसका रिनोवेशन वगैरह हुआ तो वो इनके बाद जो डायनेस्टी आई है ना, शुंग डायनेस्टी, उसके रूलर ने करवाया था। बट हाँ, अभी बिल्ट बाय अगर पूछा जाएगा तो आपको अशोका का नाम लेना है। क्लियर है ये बात? कहां पर पड़ेगा आपका, ये पढ़ने वाला है सतना में, राइट। चलिए आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, लिखा है हाउ मेनी टाइम्स प्रेसिडेंट रूल हैज बीन इम्पोज्ड इन मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में राष्ट्रपति शासन कितनी बार लगाया गया। ये पॉलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसके पहले वाला हमने हिस्ट्री से देखा था, उसके पहले हम लोग पढ़ रहे थे ज्योग्राफी से। तो इसकी बात करें अगर कि मध्य प्रदेश में कितनी बार प्रेसिडेंट रूल लगाया गया, तो मैं यहां तक समझता हूं कि इसका आंसर आप लोग सभी लोग जानते होंगे। इसका करेक्ट आंसर जो है वो है 3 बार। अभी वर्तमान तक मध्य प्रदेश में 3 बार प्रेसिडेंट रूल लगा है, और उनकी अगर अपन बात करें कि ये 3 बार कब कब लगा है, तो हम यहां पर बोल रहे हैं प्रेसिडेंट रूल इन मध्य प्रदेश। ठीक है, प्रेसिडेंट रूल इन मध्य प्रदेश अगर अपन बात करें तो ये आपके पास 3 बार आएगा, और 3 बार में कौन कौन उस समय रूल लगे हैं, किस किस के ड्यूरेशन में रूल लगे हैं वो भी ध्यान रखेंगे। बट वो अपन पूरा कंटेंट में पढ़ेंगे क्योंकि बहुत बड़ा हो जाएगा अगर उसको देखने जाएंगे अभी। तो अभी मैं आपको यहाँ पर केवल ईयर्स बता देता हूँ कि मध्य प्रदेश में प्रेसिडेंट रूल कब कब लगे हैं, राइट। चलिए, पहला अगर आपसे बात की जाए तो पहला लगा था 1977 में, 1977 में पहली बार मध्य प्रदेश में प्रेसिडेंट रूल जो लगा था 1977 में। दूसरी बार अगर अपन बात करें तो 1980s में, 1980 में दूसरी बार प्रेसिडेंट रूल लगा। और तीसरी बार अगर आपसे पूछा जाए तो आप बताना 1992 में लगा था, जो कि 93 तक चलता रहा। ठीक है, ये बाकी 1977 से 77, 1980 से 1980 और ये 1992 से 1993 तक चला। तो ये आपके पास 3 बार के प्रेसिडेंट रूल है जो आपको याद रखना पड़ेंगे। मध्य प्रदेश में 3 बार प्रेसिडेंट रूल को इम्पोज किया गया था, राइट। आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ हमारे। तो इसका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी, 3 बार इंप्लीमेंट हुआ है मध्य प्रदेश में प्रेसिडेंट रूल। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, द फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन पातालकोट वैली इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश।
मध्य प्रदेश की पातालकोट वैली, यहाँ पर टूरिस्ट प्लेस तो लिख ही दिया, ये बात समझ गए कि पर्यटक स्थल है। अब दूसरी बात यहाँ पर करते हैं कौन से जिले में है, तो डायरेक्टली आंसर है इसका, आपको याद रखना पड़ेगा, छिंदवाड़ा जिले में पड़ती है पातालकोट। ठीक है, पातालकोट नाम से ही पता चल रहा है कि इसका नाम पातालकोट क्यों रखा। इसको डिवाइड करें आप तो यहाँ पर आपको एक वर्ड पता चल रहा है पाताल। ठीक है, पाताल है ना, बिलो दी सरफेस ऑफ अर्थ। पाताल का मतलब क्या होता है, जो अर्थ सरफेस के बहुत नीचे हो। और किंवदंती के अनुसार, कुछ माइथोलॉजी और कुछ किंवदंती में लिखा है कि जो मेघनाथ थे रावण के पुत्र, उन्होंने जब तपस्या की थी तो यहाँ पर तपस्या की थी और ये पाताल वाला एरिया था, पाताल में चले गए थे, तो पातालकोट है। इससे ज्यादा कोई फर्क पड़ता नहीं है किंवदंती से, आपको सिंपल याद रखना है पातालकोट कहाँ है, तो ये छिंदवाड़ा में है, राइट। अच्छा, अगला पॉइंट देखते हैं पातालकोट से रिलेटेड। पातालकोट फेमस क्यों है ना, पातालकोट इतना फेमस क्यों है, तो यहां पर याद रखना ये पातालकोट जो फेमस है, ये फेमस है भारिया जनजाति के लिए। किसके लिए, यहां पर अगर ऐसे लिखें अपन, फेमस फॉर भारिया ट्राइब, फेमस फॉर भारिया ट्राइब। ठीक, भारिया जनजाति के लिए बहुत फेमस है, बहुत ही फेमस। भारिया जनजाति जो है वो हमारे प्रदेश की ही नहीं, हमारे देश की ही नहीं, वर्ल्ड की एक सबसे पुरानी या सबसे पिछड़ी जनजाति में माना जाता है, जाति है। ठीक है, जनजाति भारिया जनजाति कहां पे निवास करती है, तो पातालकोट में निवास करती है। पॉइंट यहां से आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट, इसका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, छिंदवाड़ा हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है, मडीखेड़ा डैम इज बिल्ट ऑन विच रिवर ऑफ मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश में जब आप एनर्जी पढ़ते हैं वहां पर, जब आप ड्रेनेज सिस्टम पढ़ते हैं तो रिवर्स वगैरह पढ़ते हैं, वहां पर आपको यह बताया जाता है कि मध्य प्रदेश की जो मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है उसमें मडीखेड़ा डैम जो है वो कौन सी रिवर पर है। तो यहां पर आप डायरेक्टली आंसर याद रखेंगे, ये मडीखेड़ा डैम जो है आपको ये सिंध रिवर पर मिलने वाला है। कौन सी रिवर पर मिलेगा, सिंध रिवर पर। ठीक है, बढ़े आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है अपना, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर ऑफ मध्य प्रदेश डज नॉट फ्लो टू वेस्ट। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं इसको अपनी तरफ से इंपॉर्टेंट बोल रहा हूं, है ना। और आप देखेंगे कि आपको ये अपने पेपर में कभी ना कभी देखने को बिल्कुल मिलेगा। क्यों मिलेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन अपने आप में इंपॉर्टेंट मध्य प्रदेश के लिए नहीं, इंडिया के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया की सारी रिवर्स को अगर आप देखेंगे, मेजॉरिटी ऑफ रिवर जो है वो ईस्टर्न डायरेक्शन में फ्लो होती है। अगर हम इंडिया का मैप बनाएं और देखें इंडिया को थोड़ा सा, कि ये आपका क्या हो गया, इंडिया है मान लीजिए। ठीक है, ये इंडिया है ना, थोड़ा सा वैसा बन गया पर ठीक है, समझ जाइए इसको कि कैसा। ये इंडिया है। अब इंडिया के अगर हम देखें, अधिकतर रिवर्स जो है ना हमारी, मध्य प्रदेश या कहीं किसी भी उसकी बात कर लीजिए आप, तो हमारी अधिकतर रिवर्स जो हैं वो ईस्टर्न डायरेक्शन में फ्लो होती है, इस डायरेक्शन में फ्लो होती है, इस तरफ। अधिकतर रिवर, मैक्सिमम रिवर की डायरेक्शन जो है इस तरफ है। ऐसा क्यों है, ये ऐसा इसलिए है क्योंकि मध्य प्रदेश, पूरा भारत जो है ना, भारत का जो ढाल है, स्लोप जो है वो थोड़ा सा ऐसा है, मतलब वो ईस्टर्न साइड हल्का सा झुका हुआ है। तो ये वाला स्लोप नीचे होने की वजह से सारी रिवर्स जो है किधर की तरफ फ्लो हो जाती है, ये फ्लो हो जाती है ईस्टर्न साइड में, राइट। ठीक, मैंने मैप थोड़ा गलत बना दिया पर कोई बात नहीं। अब मध्य प्रदेश के साथ कंडीशन ये है कि मध्य प्रदेश है यहाँ पर, ठीक, और मध्य प्रदेश की कुछ रिवर्स जो हैं, वो रिवर जो हैं वो किस साइड फ्लो होती है। अब मध्य प्रदेश का मैप भी गलत बन रहा है, ठीक है। तो मध्य प्रदेश की रिवर्स जो हैं वो मध्य प्रदेश की रिवर फ्लो होती हैं, कुछ रिवर जो हैं वो वेस्टर्न डायरेक्शन में फ्लो होती हैं। अब आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सी रिवर है जो वेस्टर्न डायरेक्शन में फ्लो होगी। तो देखिए, नर्मदा बिल्कुल होती है, ताप्ती बिल्कुल होती है, माही बिल्कुल होती है, और अगर चंबल की बात करें तो चंबल वेस्ट डायरेक्शन में फ्लो नहीं होती। और यहां पर क्वेश्चन भी आपसे नॉट पूछा गया था, ठीक है। तो वेस्टर्न डायरेक्शन में फ्लो होने वाली रिवर्स आपकी कौन कौन सी है, नर्मदा है, ताप्ती और माही है। लेकिन चंबल की अगर बात करें तो चंबल जो है वो किधर की तरफ निकलती है, वो उत्तर की तरफ जाती है, ठीक है। मध्य प्रदेश से निकलकर चंबल किधर जाती है, उत्तर की तरफ जाती है। तो हम यहां से बोल सकते हैं कि इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो चंबल रिवर होगा। कौन सी रिवर, चंबल रिवर। चंबल रिवर का डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन ऑफ फ्लो जो है इसका, ये नॉर्थ साइड में बहती है, नॉर्थ साइड में निकलती है, ठीक। चलिए
अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। नेक्स्ट लिखा है म्यूजियम ऑफ बेजू बावरा इज सिचुएटेड एट द प्लेस ऑफ मध्य प्रदेश या प्लेस इन मध्य प्रदेश। ये क्वेश्चन आपका आर्ट एंड कल्चर से है, ठीक है। आपने सुना होगा कि बेजू बावरा जो हैं ये बहुत बड़े संगीतज्ञ रहे हैं अपने टाइम के, है ना, बहुत प्रसिद्ध, और ये तानसेन के समकालीन थे, है ना। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ इनके बारे में कि ये व्यक्ति जो थे ये तानसेन के समकालीन थे, कंटेम्प्रेरी टू तानसेन, ठीक है। ये तानसेन जी के साथ में रहे और इनसे आपसे पूछा गया यहाँ पर समाधि या इनका मकबरा, बेजू बावरा की समाधि कहाँ थी या मकबरा कहाँ पर था। तो आप इसका करेक्ट आंसर क्या बताएंगे? आपने, मुझे लगता है कि आपको पता होगा इसका आंसर बिल्कुल। इनकी जो समाधि है वो चंदेरी में है। कहाँ है? चंदेरी में। ये पॉइंट आपको याद रखना पड़ेगा। बेजू बावरा की जो समाधि है वो आपको चंदेरी में मिलेगी, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, उसके पहले इसको हाईलाइट कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की, अच्छा तानसेन जी की भी बता दें क्या आपको? तानसेन जी की समाधि कहाँ पर है? ये शायद ये सबको पता होगा। तानसेन जी की जो समाधि है, तानसेन जी की जो समाधि है वो है ग्वालियर में, ठीक। चलिए नेक्स्ट आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्वामित्र अवार्ड ऑफ मध्य प्रदेश इज गिवन फॉर विच ऑफ दी फॉलोइंग। किसके लिए दिया जाता है? विश्वामित्र अवार्ड जो है वो किसके लिए दिया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी आपका स्पोर्ट्स सेक्शन से आता है, ठीक है। जब आप मध्य प्रदेश का स्पोर्ट्स पढ़ते हैं तो वहां पर आपको अवार्ड्स बताए जाते हैं कि कितने टाइप के अवार्ड्स, उनकी राशि कितनी होती है, क्या होता है, ये सब बातें बताई जाती है, कौन देता है, ये सब सारी बातें, उनको डिटेल अपन अपने सिलेबस में करेंगे। यहाँ पर हमसे पूछा है विश्वामित्र अवार्ड। अब कॉमन सेंस अगर लगाएं हम तब भी कुछ आंसर तो क्लिक कर सकते हैं। विश्वामित्र जी जो थी वो कौन थे? गुरु थे, और गुरु का काम होता है क्या? शिक्षा देना। यहाँ पर ऑप्शंस पढ़िए, लिखा हुआ है बेस्ट परफॉर्मेंस इन द स्पोर्ट। विश्वामित्र गुरु थे, उनकी परफॉर्मेंस नहीं देखी जाएगी कि वो स्पोर्ट में कैसे, मतलब है ना, एक तरीके से नाम लिया है, वो स्पोर्ट नहीं करते थे विश्वामित्र जी, मैं केवल क्लिक करने को बोल रहा हूँ। अगला लिखा है कोचेस फॉर सर्विंग स्पोर्ट्स, मतलब जो खेल की उसमें जो क्या करते हैं, कोच जो होते हैं वो अपनी जो सर्विस देते हैं उसके लिए दिया जाता है। सोशल वर्क रिलेटेड टू एक्टिविटीज, मतलब आपका कोई सामाजिक कार्य में भाग लेते हैं उनको देते हैं क्या। या हाईएस्ट अवार्ड फॉर लिटरेचर, क्या ये साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा है? तो आप यहां से शायद समझ गए होंगे, विश्वामित्र जी के नाम से आप समझ गए होंगे कि इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो क्या है। तो ये है कोचेस, जो आपके स्पोर्ट में सर्व करते हैं, जो हमारे नए स्टूडेंट्स होते हैं या जो हमारे प्लेयर्स होते हैं उनको सपोर्ट करने वाले, उनको सर्व करने वाले, उनको डायरेक्शन देने वाले जो हमारे कोचेस होते हैं, जो फेमस कोचेस होते हैं, उनको विश्वामित्र अवार्ड दिया जाता है, ठीक है। ये प्रीवियस ईयर पीएससी में भी आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द लेंथ ऑफ नर्मदा रिवर फ्लोइंग इन मध्य प्रदेश। अब यहां पर स्पेसिफाई करके आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ नर्मदा इन मध्य प्रदेश। नर्मदा नदी की मध्य प्रदेश में लंबाई कितनी है? इन जनरल अगर हम बात करें तो हमसे जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो नर्मदा नदी की पूरी लंबाई पूछी जाती है। यहां पर उसने बोला नर्मदा नदी की आप केवल मध्य प्रदेश में बताइए। तो यहां से याद रखिएगा इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो है 1077 किलोमीटर। मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी 1077 किलोमीटर के लिए फ्लो करती है। उसके बाद ये कहाँ पहुंच जाती है? तो ये 3 स्टेट से बहती है। अगर हम देखें मध्य प्रदेश को तो ये अपना क्या है? मध्य प्रदेश है। देखते हैं, ये मान लीजिए आपका मध्य प्रदेश है, ठीक है, ये आपका मध्य प्रदेश। अब मध्य प्रदेश का ये प्लेस जो है ये है आपका अमरकंटक। यहाँ पर अमरकंटक है। अमरकंटक अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट में है, थोड़ा और इधर होगा पर मैंने यहाँ बना दिया। ये अमरकंटक है। अमरकंटक की कौन सी पहाड़ी है? चलिए यहाँ पे 2-3 बातें कर लेते हैं। ये प्लेस कौन सा है? आप इसको कहेंगे ये अमरकंटक है, अमरकंटक का, ठीक। दूसरा ये क्या है यहाँ पर? तो यहाँ पर आप याद रखना मेकाल रेंज है, मेकाल रेंज, मेकाल रेंज, ठीक है। और क्या याद रखना है यहाँ पे? तो आप इसको डायरेक्टली बोल सकते हैं ये सतपुड़ा हिल है या सतपुड़ा माउंटेन है। इसको ये भी बोल सकते हैं कि ये क्या है? सतपुड़ा माउंटेन। तीनों चीजें बोल सकते हैं। अमरकंटक कहाँ पड़ता है? तो ये पड़ता है अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट में। अमरकंटक कहाँ है? अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट में है, ये याद रखना है, अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट, ठीक। चलिए यहां से नर्मदा नदी का ओरिजिन होता है। नर्मदा नदी यहां से ओरिजिन होकर कहां बहती है? तो ये जाती है कुछ इस तरीके से,
ठीक, ये नर्मदा नदी जा रही है। यहाँ से कितनी बातें क्लियर हो रही है? आप अगर देखेंगे तो आपको यहाँ पर मिलने वाला है महाराष्ट्र। यहाँ पर कौन मिलेगा? महाराष्ट्र। ये आपका प्यारा मध्य प्रदेश और इधर आपको मिलता है गुजरात। ठीक, तो हमारी नर्मदा मैया जो है वो चलती है अमरकंटक से, जाती है कहाँ पर? महाराष्ट्र में, और महाराष्ट्र में जाने के बाद ये एंटर करती है गुजरात में। क्लियर यहाँ तक बात? तो मध्य प्रदेश में जो नर्मदा नदी की लंबाई है ये आप याद रखना 1077 किलोमीटर है। ये कितनी फ्लो होती है मध्य प्रदेश में? 1077 किलोमीटर। अगर हम बात करें गुजरात की पहले, तो ये गुजरात में बहती है 203 किलोमीटर। कितना जाती हैं? 203 किलोमीटर। और जो बची हैं वो लेंथ इन दोनों में से माइनस कर देंगे तो अराउंड आपको 7 3 10 और 7 और ये मिलेगा 2, मतलब अराउंड आपको मिलने वाली है 36 किलोमीटर समथिंग कुछ मिलेगी ये। ठीक है, टोटल लेंथ में बता देता हूँ, आप उसको माइनस कर लीजिएगा। नर्मदा नदी की कुल लंबाई की अगर अपन बात करें, नर्मदा की टोटल लेंथ में यहाँ पर लिख देता हूँ, टोटल लेंथ है ना, मध्य प्रदेश नहीं, जो वो पूरी कवर करती है वो लेंथ अगर मैं यहाँ पर लिखूँ तो ये है 13-12 किलोमीटर, 1312 किलोमीटर। इतनी नर्मदा नदी की लंबाई है। अब आप यहाँ से क्लियर कर सकते हैं, 13-12 किलोमीटर कुल लंबाई, 1077 मध्य प्रदेश में चली, 203 किलोमीटर किधर जा रही है? गुजरात में, तो बची कुची महाराष्ट्र में जाएगी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 1077 किलोमीटर। और आखिरी में ये अपना पानी कहाँ छोड़ देती हैं? तो ये अपना पानी छोड़ देती हैं खंबात की खाड़ी में, है ना। तो आप इसको बोल सकते हैं गल्फ ऑफ खंबात। चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका? पढ़िएगा जरा। दी मालवा प्लेटू स्प्रेडेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया? मालवा का पठार जो है वो मध्य प्रदेश के अलावा कौन से राज्य में है, ये आपसे पूछा गया इस क्वेश्चन में। ऑप्शंस भी दिए हैं, उन्होंने दिया है मध्य प्रदेश। हमें पता है मध्य प्रदेश में मालवा का पठार है। जब आप ज्योग्राफिकल डिवीजन करते हैं मध्य प्रदेश का, तब आपको मालवा का पठार बताया जाता है। फिर आपका गुजरात साइड में है, राजस्थान है और महाराष्ट्र है। अगर हम यहाँ ध्यान से देखें, सेम अगर इसी क्वेश्चन में देखो, ये डायग्राम है आपके पास ना, इसी को मैप को देखो, यहाँ पर पड़ता है मालवा। ये आपका मालवा वाला और बड़ा है, मैं छोटा ही बना रहा हूँ, ये मालवा वाला क्षेत्र, इसके पास में गुजरात और इसी के ऊपर थोड़ा सा राजस्थान। तो आपका मध्य प्रदेश में, गुजरात में और राजस्थान में अगर अपन बात करें तो मालवा का पठार आपको मिलता है। मालवा के पठार को राजस्थान में मालवा जो है, इसको मैं लिख देता हूं राजस्थान, इन राजस्थान मालवा प्लेट्यू जो है, मालवा का पठार जो है, मालवा प्लेट्यू जो है, इसको आप जानते हैं हड़ौती के पठार के नाम से। किससे जानते हैं आप इसको? हड़ौती का पठार, हड़ौतीज प्लेटू, हड़ौती का पठार। ठीक है, एक नया नाम दिया है लेकिन है तो ये मालवा ही। ठीक है, इसको आप बोलते हैं हड़ौती का पठार, है लेकिन मालवाई, काली मिट्टी का ही क्षेत्र है ना, राजस्थान में भी ये जाता है। तो महाराष्ट्र में ये नहीं मिलता है। इस क्वेश्चन का आंसर ये है कि महाराष्ट्र में नहीं मिलता। अगर आप महाराष्ट्र को देखेंगे तो महाराष्ट्र यहाँ पर है नीचे, और ये यहाँ से आपका क्या लग जाता है? निमाड़ लग जाता है और काली मिट्टी का क्षेत्र लग जाता है। इसलिए आप यहाँ से डायरेक्टली बोल सकते हैं कि अपने 1 2 3 ऑप्शन चेक कर लीजिए। ऑप्शन नंबर बी, 1 2 3 कहाँ लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर बी में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान में आपको मालवा का पठार मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम रूल्ड इंदौर? ठीक है, अगर कोई एक किंगडम के बारे में पूछा जा रहा है और वो पूछा जा रहा है कि इंदौर में किसने रूल किया, तो ऑप्शंस देखिए, लिखा हुआ है होलकर्स, सिंधिया, मराठा एंड चंदेला। आपको पता होगा होलकर के लिए इंदौर फेमस है या इंदौर में होलकर फेमस है, दोनों बातें हैं। तो होलकर्स का जो रूल रहा है वो रहा है इंदौर में। पहला पॉइंट तो यहाँ से ये क्लियर होता है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो होलकर्स हो जाएगा। सिंधिया की अगर अपन बात करें तो इन्होंने 2 जगह पर रूल किया है। ये ग्वालियर वाले क्षेत्र में भी रहे हैं, ये ग्वालियर वाले क्षेत्र में रहे हैं, और जब ये मध्य प्रदेश में आए थे तो पहले आए थे ये उज्जैन में, तो उज्जैन में भी रहे। पर इसका ज़्यादा करेक्ट आंसर क्या है? ग्वालियर। उज्जैन से फिर ये चले गए थे। मराठास अगर अपन बात करें तो नो डाउट महाराष्ट्र की आएगी बात, है ना, इसमें तो कोई सोचने वाली बात ही नहीं है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मराठास जो हैं महाराष्ट्र। वैसे आपके होलकर्स और सिंधिया जो हैं ये महाराष्ट्र के मराठा जो हैं उन्हीं के हिस्से हैं, उसी से डिवाइड हुए थे, है ना। और चंदेला की अगर अपन बात करें तो चंदेला जो हैं ये आपके खजुराहो वाले क्षेत्र में है। कहाँ पर? खजुराहो वाले क्षेत्र, जो आपका बुंदेलखंड के आसपास आता है, बुंदेलखंड में आता है। तो
चंदेला डायनेस्टी खजुराहो में रहे, टेम्पल भी इन्हीं ने बनाए, चंदेल वंश के शासकों ने खजुराहो के मंदिर बनवाए, तो खजुराहो वाले क्षेत्र में ये रहे हैं। क्लियर यहाँ तक बात। तो इंदौर पे रूल करने वाले होलकर्स हैं। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अपना क्या है, हु वॉज द फर्स्ट चीफ सेक्रेटरी ऑफ मध्य प्रदेश। ये पूछा गया है आपसे मध्य प्रदेश की पहली मुख्य सचिव, है ना, क्या पूछा गया था, पूछा क्या गया है, मुख्य सचिव, ठीक है, और फर्स्ट वुमेन है ना मुख्य सचिव। यहां पे मैं पूरा लिख देता हूं, पहली महिला मुख्य सचिव। पहली महिला मुख्य सचिव कौन रही है मध्य प्रदेश की, तो ऑप्शन देखिए, उर्मिला सिंह, निर्मला बुच, शीतला सहाय और सरोजिनी सक्सेना। तो इनका करेक्ट आंसर जो है, इसका करेक्ट आंसर आपको मिलेगा, और वो करेक्ट आंसर क्या है, तो वो है आपका निर्मला बुच। निर्मला बुच जो है ये मध्य प्रदेश की पहली चीफ सेक्रेटरी रही हैं। महिलाओं में अगर बात करें तो ये चीफ सेक्रेटरी निर्मला बुच रही है। क्लियर है ये बात। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस करना है विथ इनकी कुछ डिटेल्स, इनके कुछ पॉइंट्स आपको कवर करना है, ताकि आपका ये जो आप जो पढ़ रहे हैं ना, आप जो कवर करते हैं जल्दी हो जाए और कुछ साइड में आपके पॉइंट्स भी आ जाएं। ठीक है, जैसे आपने यहाँ पर बता दिया ये सब डिटेल करके, तो ये बहुत ज़रूरी होता है। क्लियर है यहाँ तक बात। चलिए, तो ये इसका जो है आप चाहें तो एप्लीकेशन पर जाकर देख सकते हैं, कुछ डेमो लेक्चर्स मैंने वहाँ पर डाले हुए हैं, और डेली क्लास की जो पीडीएफ है वो भी वहाँ पर आपको मिल सकती है। आप उसको देख सकते हैं कि क्लासेस की पीडीएफ कैसे प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, और ये कंप्लीट नॉन टेक आपको पढ़ाया जाएगा। और पढ़ाया कहाँ जा रहा है, तो कक्षा 13 की एप्लीकेशन पर। जब आप कक्षा 13 की एप्लीकेशन डाउनलोड करें तो कक्षा 13 आपको एक साथ लिखना है, यहाँ पर बीच में स्पेस नहीं देना है। करेक्ट, कक्षा और 13 के बीच में स्पेस नहीं है, आप इसको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, स्टे ट्यून्ड विद मी फॉर नेक्स्ट प्रैक्टिस सेशन। थैंक यू सो मच।